हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑडिट ऑफ पीएसयू का। और लास्ट सेशन में हमने उसमें पीएसयू ऑडिट का लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिस्कस किया, जिसके अंदर सीएजी के मेन एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व थे। देयर आफ्टर पीएसयू ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, पीएसयू ऑडिट का स्कोप एंड एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट हमने कवर अप किया। लास्ट सेशन में एक टॉपिक हमने कवर अप किया था, दैट वाज स्कोप ऑफ ऑडिट। सीएजी ऑडिट का स्कोप किन किन टाइप्स ऑफ ऑडिट पर एक्सटेंडेड है, और उसमें 5 टाइप्स ऑफ ऑडिट हमने डिस्कस की थी। फाइनेंशियल ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। उन्हीं 5 ऑडिट को अब हमें डिटेल में डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑडिट के साथ। जो फर्स्ट ऑडिट है दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट, इसका मीनिंग क्या है? एज द वर्ड फाइनेंशियल इज यूज्ड, द ऑडिट विच इज कंडक्टेड so as to express opinion on the financial statements is known as the financial audit. An audit which is conducted to express an opinion on a set of financial statement is known as the financial audit. फाइनेंशियल ऑडिट में किन किन एस्पेक्ट्स को कवर अप किया जाएगा? जैसे हम इन जनरल किसी भी कमर्शियल ऑडिट के अंदर जहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल आइटम्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं, तो वही एस्पेक्ट्स इस पीएसयू ऑडिट के दौरान फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर भी कवर अप होंगे। फर्स्ट वन दैट इज टू एग्जामिन एंड इवेलुएट the financial records, that means books of account, and expressing the opinion on the financial statement, general point. Second one, auditor is required to examine the financial systems and the transactions, including compliance of applicable statutes and the regulations, whether the financial system and the financial transactions are in compliance with the applicable law and regulations. Third one, evaluation of internal control and internal audit function that assist the entity in safeguarding the assets and accuracy and completeness of accounting record. यही एस्पेक्ट इन जनरल आप एक नॉन पीएसयू ऑडिट के अंदर भी इन्हीं चीजों को इवैल्यूएट किया जाता है। सो एज फार एज फाइनेंशियल ऑडिट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इज कंसर्न, दैट इज अप्रोक्सीमेट, दैट इज नॉट अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली कह सकते हैं हम, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ नॉन कमर्शियल एंटिटीज। सो पीएसयू के अंदर जो फाइनेंशियल ऑडिट है दैट इज एग्जैक्टली द सेम जो हम अदर एंटिटीज के अंदर फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, जिसमें हम एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस को कवर अप करके चलते हैं। तो वही सब चीजें हम पीएसयू ऑडिट के अंदर भी कवर अप करेंगे। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट, जिसको हमने नाम दिया है फाइनेंशियल ऑडिट का। सेकेंड ऑडिट इज द प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट है क्या? इन जनरल जब हम एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में ऑडिट करते हैं, व्हाई एन एक्सपेंडिचर इज बीइंग इनकर्ड, उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। हमारा फोकस है क्या एक्सपेंडिचर को ऑथोराइज्ड किया गया है, whether the expenditure is properly authorized and recorded in the books of account and being supported by the appropriate documents. उस एक्सपेंडिचर की जरूरत थी या नहीं थी, जिस पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है, क्या उस पर्पस के लिए क्या उसके
बेनिफिट्स, जो डिजायर्ड बेनिफिट्स थे, वो मिले हैं या नहीं मिले। एक्सपेंडिचर वेस्टफुल नेचर का तो नहीं है। जो कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स हैं उन्हें कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ये सब चीजें हम नॉर्मल कमर्शियल ऑडिट में नहीं करते, बट बिकॉज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर जो फंड्स इन्वॉल्व हैं वो गवर्नमेंट के हैं, मींस पब्लिक के हैं, तो कोई भी एक्सपेंडिचर यदि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हो रहा है, इन दैट केस उस एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या था और जिस पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर किया गया था क्या उसके डिजायर्ड बेनिफिट्स भी मिले, नहीं मिले। कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो इनकर्ड नहीं हो रहा। कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स आर बीइंग फॉलोड। प्रोप्राइटी एलिमेंट को यूज किया गया है या नहीं किया गया। सो जब आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक्सपेंडिचर पार्ट की ऑडिट करते हैं तो वहां पर प्रोप्राइटी एलिमेंट्स हमेशा इन्वॉल्व होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोप्राइटी ऑडिट? इट इज verification of the transactions not on the basis of documentary evidences, rather on the tests of public interest, कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस में क्या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, whether commonly accepted customs are being followed, whether the authorities are taking the decisions as per the rules and regulations, what are their standards of taking the decisions, whether the decisions are being taken appropriately, keeping in mind the public interest, not the personal interest. So while doing propriety audit, primary emphasis is on the substance of the transaction. एक ट्रांजैक्शन को करने की जरूरत क्या थी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उसके डिजायर्ड बेनिफिट मिले हैं नहीं मिले, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया है या नहीं रखा गया, इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। सो प्रोप्राइटी ऑडिट के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के ऊपर हमारा मेन फोकस ना होकर एक ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस के ऊपर हमारा प्राइमरी फोकस होता है। इंस्टेड ऑफ टू मच डिपेंडेंस किस पर, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स एंड एविडेंसेस, जो एम्फेसिस है प्रोप्राइटी ऑडिट के केस में वो शिफ्ट हो जाता है टू द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस पर, इसके नेचर पर, इसकी रिक्वायरमेंट पर, इसके बेनिफिट्स पर, एंड लुक इनटू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस। पैसे का इस्तेमाल सोच समझकर किया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है, एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोका जा रहा है। प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोप्राइटी ऑडिट? प्रोप्राइटी ऑडिट के क्या प्रिंसिपल्स हैं? एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द डिमांड। जितनी जरूरत है उतना ही एक्सपेंडिचर किया जाए, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर ना किया जाए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोका जाए। एवरी ऑफिशियल, जो पर्सन, अथॉरिटी किसी एक्सपेंडिचर को इनकर्ड करने का डिसीजन ले रही है, वो डिसीजन लेते वक्त इस थॉट के साथ काम करे कि इफ दिस मनी बिलोंग्स टू दैट पर्सन, क्या वो इस एक्सपेंडिचर को करता, और करता तो किस एक्सटेंट तक करता। एवरी ऑफिशियल exercise same degree of vigilance in respect of expenditure as a person of ordinary prudence would exercise in respect of his own money, कि यदि ये इस पर्सन का अपना पैसा होता तो ये इस पैसे को क्या इन एक्टिविटीज के लिए एक्सपेंड करता, खर्च करता या नहीं करता। अथॉरिटी exercises its power of sanctioning the expenditure to pass an order, जिससे उसका कोई अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किसी एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करना चाहिए। द अथॉरिटी exercises its power of sanctioning the expenditure to pass an order which will
not directly or indirectly accrue to its own advantage. Funds that are not being utilized for the benefit of a particular person or group of person, rather they are for the benefit of society at large. Apart from the agreed remuneration, जो अथॉरिटी है जिसने इस एक्सपेंडिचर को इनकर्ड किया है उसको कोई और इनडायरेक्ट बेनिफिट ना हो रहा हो. मैनेजमेंट को, एम्प्लॉइज को एज सच इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं, रादर जो बेनिफिट्स हैं दैट शुड बी टू द पब्लिक एट लार्ज. अपार्ट फ्रॉम द एग्रीड रेम्यूनरेशन, no other avenue is kept open to indirectly benefit the management personnel, employees and others. So these are the four main principles of the propriety audit. First one, expenditure should not be more than the occasion demands, and every official exercise same degree of vigilance in respect of expenditure as a person of ordinary prudence will exercise in respect of his own money. Point number 2, the authority which exercises the sanctioning power, they must take the decisions in a manner that no direct or indirect benefit or advantage accrue to that person. Third one, funds are not utilized for the benefit of a person or a group of person, rather for the benefit of public at large. And fourth one, apart from the agreed remuneration, no other avenue should be kept open directly or indirectly for the management personnel, employees or others. So a very important topic, what are the principles of propriety audit. फिर propriety elements in कारो, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर के कौन कौन से पैरा के अंदर प्रोप्राइटी एलिमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है. मैंने यहां पर पैरा नंबर्स मेंशन कर दिए हैं, आप इनको कोऑर्डिनेट कर लेना विद क्लासेस ऑफ कारो. कारो की क्लासेस से आप इनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. नाउ इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑडिट आ जाती है एंड दैट इज कंप्लायंस ऑडिट. कंप्लायंस मींस कि जो पर्टिकुलर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गवर्निंग मैकेनिज्म है, क्या उन सब चीजों का एज सच कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा. कंप्लायंस वर्ड जनरली यूज्ड फॉर ensuring adherence to applicable law, regulations, इनको लॉ को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, सैंक्शनिंग पावर्स को टू द एक्सटेंट दे आर एप्लीकेबल, टू द एक्सटेंट दे आर बीइंग अलाउड टू अ पर्सन, क्या उसी एक्सटेंट तक एक पर्सन अपनी पावर्स को यूज कर रहा है, सिस्टम्स उनको कंप्लाई किया जा रहा है. तो ये सब चीजें जब एग्जामिन की जाती हैं देन इट बिकम्स अ compliance audit. So what is the meaning of the term compliance audit? एक independent assessment है of whether a given subject matter, जिसको भी आप एग्जामिन कर रहे हैं, is in compliance with applicable authorities that is being identified as the criteria. For example, यदि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर लूं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग मेड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. सो यदि हम इसी एस्पेक्ट के साथ, सिर्फ और सिर्फ इसी एस्पेक्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करें, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल आल्सो बी टर्म्ड एज द कंप्लायंस ऑडिट, बिकॉज ऑडिटर is not only expressing opinion on the financial statement, but that opinion is being expressed after satisfying himself that the financial statement are in compliance with the requirements of applicable FRM. So एक हो गया क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट एक सब्जेक्ट मैटर को आपने इवैल्यूएट करना है. तो एक सब्जेक्ट मैटर की इवैल्यूएशन अगेंस्ट एन एप्लीकेबल क्राइटेरिया, दैट इज नोन एज द कंप्लायंस ऑडिट. अब मान लीजिए कि यदि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह पर एक पर्सन की, एक ऑफिसर की अथॉरिटीज जो वो एक्सरसाइज कर रहा है, जो डिसीजंस वो ले रहा है, उनको मैं चेक कर रहा हूं, एग्जामिन कर रहा हूं विद द पावर्स दैट आर बीइंग डेलीगेटेड टू दैट पर्सन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
So compliance audits, they are carried out by assessing whether the activities, financial transactions and the informations comply in all material respect with the authorities which govern that auditing entity. अथॉरिटीज में यहां पर क्या क्या आ गए? एप्लीकेबल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, सब चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगे. नाउ कवरेज क्या होगी कंप्लायंस ऑडिट में? नंबर 1, दो मेन एस्पेक्ट हैं. कंप्लायंस ऑडिटिंग मे बी कंसर्न्ड विद रेगुलरिटी, जिसमें आप इसी कंप्लायंस को चेक करेंगे कि जो रेलिवेंट लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं that are applicable to the entity, whether subject matter adhere to this criteria. So in regularity, auditor is concerned with adherence of the subject matter or to the formal criteria. और ये क्राइटेरिया निकला कहां से है, डेवलप कहां से हुआ? लॉ से, रेगुलेशन से, एग्रीमेंट से. प्रोप्राइटी, observance of the general principles governing sound financial management and ethical conduct of the public officials. So जब हम इन ऑडिट की बात करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, प्रोप्राइटी है, कंप्लायंस है, कॉम्प्रिहेंसिव है, परफॉर्मेंस है, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ऑडिट के अंदर दूसरी ऑडिट के एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं? क्या फाइनेंशियल ऑडिट में प्रोप्राइटी एलिमेंट, क्या फाइनेंशियल ऑडिट में कंप्लायंस एलिमेंट इन्वॉल्व होगा? डेफिनेटली यस. जब मैं फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर रिसीट्स के में, पेमेंट्स के अंदर, पर्टिकुलरली पेमेंट्स के अंदर प्रोप्राइटी एलिमेंट्स के बेसिस पर एग्जामिनेशन करूंगा, तो इस फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर मैंने प्रोप्राइटी एलिमेंट को इन्वॉल्व करा दिया. और जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल आइटम्स की मैनेजमेंट को, प्रेजेंटेशन को, डिस्क्लोजर को एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ चेक करूंगा, तो मैंने उस फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर कंप्लायंस एलिमेंट को इन्वॉल्व कर दिया. तो इसी तरह से जब मैं कंप्लायंस ऑडिट की बात कर रहा हूं, तो यदि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एफआरएफ की कंप्लायंस को चेक कर रहा हूं, तो कंप्लायंस ऑडिट में फाइनेंशियल ऑडिट का एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया. सेकंड, जब कंप्लायंस को चेक करते वक्त एक ऑफिसर की सैंक्शनिंग पावर ऑफ एक्सपेंडिचर्स, उसके अंदर प्रोप्राइटी एलिमेंट्स को चेक किया जा रहा है, बिकॉज लॉ, रेगुलेशंस भी गवर्नमेंट एंटिटीज के केस में डेफिनेटली प्रोप्राइटी एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे. तो क्या उस कंप्लायंस में प्रोप्राइटी एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया? जी हाँ. ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ऑडिट हो गई तो कॉम्प्रिहेंसिव, परफॉर्मेंस, कंप्लायंस, प्रोप्राइटी इन्वॉल्व ही नहीं होंगे. वो सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑडिट. सो कंप्लायंस ऑडिट की कवरेज में व्हाइल रेगुलरिटी इज द मेन फोकस, यस, कंप्लायंस ऑडिट का मेन फोकस कंप्लायंस है. वही चीज आ गई कि जब हम इनकी आपस में इंटरलिंकिंग की बात करते हैं, कोई एलिमेंट एक प्राइमरी फोकस रखेगा, बाकी एलिमेंट सेकेंडरी फोकस पर चले जाएंगे. रेगुलरिटी इज द मेन फोकस ऑफ कंप्लायंस ऑडिट. प्रोप्राइटी इज इक्वली पर्टिनेंट इन द पब्लिक सेक्टर कंटेक्स्ट in which there are expectations concerning financial management and the conduct of officials. So compliance audit के अंदर दो मेन एस्पेक्ट्स की कवरेज है. वन इज रेगुलरिटी, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट मैटर को की एडियरेंस को एग्जामिन करते हैं अगेंस्ट द क्राइटेरिया, और जो क्राइटेरिया कहां से एमिनेट हुआ है? लॉ से, रेगुलेशन से, रूल से, एग्रीमेंट से, दैट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय द एंटिटी. एंड सेकंड वन एलिमेंट जो इन्वॉल्व है, दैट इज प्रोप्राइटी. प्राइमरी फोकस, मेन फोकस रेगुलरिटी पर है, बट क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज की बात हो रही है, तो प्रोप्राइटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाएगा. नेक्स्ट वन है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. एक पब्लिक एंटिटी की
ओवरऑल इवैल्यूएशन, ओवरऑल इवैल्यूएशन करना पब्लिक एंटिटी की एफिशिएंसी की, उसकी इफेक्टिवनेस की। क्या जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बाय द पब्लिक एंटिटी, क्या डिजायरेबल रिजल्ट्स अचीव्ड हुए हैं, और यदि नहीं हुए देन वेयर इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट कहां कहां पर हो सकती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर मीनिंग की। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इंप्लाइज द assessing of overall efficiency and effectiveness of public enterprises against certain predetermined standards, objectives and criteria। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और उसकी इफेक्टिवनेस की इवैल्यूएशन वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर आएगी। और किसी भी इवैल्यूएशन को आप करते हैं, कोई एग्जामिनेशन करते हैं, कोई वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें क्राइटेरिया तो हमेशा होगा ही होगा, किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट तो हम एग्जामिनेशन करेंगे ही। जैसे यदि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन करते हैं तो वो हम एफआरएफ के हिसाब से करते हैं। कवरेज, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर किन किन एस्पेक्ट्स को कवर अप किया जाएगा, ये एंटिटी टू एंटिटी, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट वेरी करता है। इन जनरल कुछ पॉइंट्स जो मेनली कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर कवर अप किए जाते हैं उसकी एक लिस्ट यहां पर है। कवरेज, एरिया कवर्ड वेरी फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज depending on nature of enterprise, its objective, its operations। मेजर एरिया जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के दौरान फोकस रखा जाता है वो क्या क्या है? कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विद द अप्रूव्ड प्लान्ड कॉस्ट। क्या इनिशियल लेवल के ऊपर कैपिटल कॉस्ट अप्रूव की गई थी एंड व्हाट इज द actual capital cost that is being incurred। Production or operational output vis-a-vis underutilization of the installed capacity। कैपेसिटी इंस्टॉल्ड की गई 1 लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की, बट एक्चुअल आउटपुट ऑन एन एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर 4 ईयर दैट इज नॉट मोर देन 40,000 50,000 60,000 से। सो इन दैट केस अंडर यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी का 40 to 60% का। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन सिस्टम्स, उनकी इवैल्यूएशन, प्लान्ड रेट ऑफ रिटर्न विज एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, cost control measures that are being followed, whether the measures are being applied so as to reduce the cost and control the cost, what are the various research and development programs that are being followed in the organizations for the development of products, what is the system for the repair and maintenance aspects, effectiveness and economical aspect of the various procedures, whether the different processes are being operated economically and effectively, planning aspects, undue wastage, unproductive time for men and machines, wasteful utilization, non-utilization of the resources। मीन्स वो सारे एरियाज जहां पर आप रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, वेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, लेबर का अनप्रोडक्टिव टाइम है, मशीन आइडल पड़ी हुई है, तो वो सब चीजें कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर कवर अप की जा सकती है। सो दिस इज अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट, जिसमें हमने फाइनेंशियल ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट को कवर अप किया है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट ऑडिट है हमारी परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर 3 मेन कैटेगरी हैं जो मैंने यहां पर बनाई है। फर्स्ट वन,
परफॉर्मेंस ऑडिट का मीनिंग एंड एलिमेंट। सेकेंड वन, द फैक्टर्स दैट आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट एंड स्टेप्स इन प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट बेसिकली बात करता है किन चीजों की? एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी प्रोग्राम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करना। और वो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको हम 3E पर डिटरमाइन कर सकते हैं। 3E है इकोनॉमी ऑफ द वेरियस ऑपरेशंस, efficiency with which the operations are being carried out, and effectiveness of the operations. Economy, it stands for optimum utilization of various resources. Resources का optimum utilization. Efficiency, that is putting best efforts so as to get the desired results. Desired results को लेने के लिए, अचीव करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स को पुट करना। एंड इफेक्टिवनेस, वेदर desired results achieved or not. So एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई बिजनेस ऑपरेशन, उसकी इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएशन क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस ऑडिट। सो व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑडिट? इसका मीनिंग एंड एलिमेंट्स। मीनिंग ऑफ द टर्म परफॉर्मेंस ऑडिट: an objective, means without any biasness, systematic step-by-step activity, objective and systematic examination of evidences for the purpose of assessment, determining performance of government organization, any program, any activity or function. किस लिए? In order to provide the information so as to improve public accountability and facilitate the decision making by the parties who are having the overseeing functions or to take the corrective action. So what is the meaning of the term performance audit? Keywords क्या क्या है? Objective and systematic examination. किसका? Evidences का। किस लिए? For what purpose? For assessing the performance of the organization, function, activity, program, so that an information can be generated which help the management, which help the government to to make the necessary improvement to take the corrective actions. Elements क्या हैं परफॉर्मेंस ऑडिट के? परफॉर्मेंस ऑडिट के 3 मेन एलिमेंट हैं: इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। और तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तीनों का कंबाइंड रिजल्ट आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। इकोनॉमी, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस की कॉस्ट को मिनिमाइज करना मींस अपने खर्चे को कम से कम करना, ऑप्टिमली यूटिलाइज करना। इवैल्यूएटिंग द इकोनॉमी, it implies forming an opinion whether the resources have been used economically, acquired in due time, in appropriate quantity and quality, at the best price. Thereby we can say कि we are talking about the optimum utilization of the resources. तो जब हम इस मीनिंग को पढ़ते हैं और इसकी इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हमने रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात की है कि जो रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जा रहे हैं वो कम से कम लागत के ऊपर लिए जाएं,
एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर उनको अवेलेबल करवाया जाए। नेक्स्ट वन, सेकेंड एस्पेक्ट है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी बात करता है हमारे एफर्ट्स की। क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं, आपने क्या इनपुट डाला था, उस इनपुट के बेस पर क्या आप जो आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट आप ले पाए हैं या नहीं ले पाए। जैसे आपने इनपुट डाला 100 केजी का, आउटपुट क्या आना चाहिए था, वो लेबर ने जितने एफर्ट्स पुट किए उसके हिसाब से रिजल्ट। मींस अपने बेस्ट एफर्ट्स को यूज करना ताकि एक मैक्सिमम आउटपुट जनरेट की जा सके। वो बात अलग है कि जो एक्चुअल आउटपुट जनरेट हुई है वो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर प्लान्स थी या नहीं थी, वो इफेक्टिवनेस के अंदर मेजर किया जाएगा। एफिशिएंसी में हम रिसोर्सेस को, अपने जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं उनको अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ यूज करना चाहते हैं। सो इन द एफिशिएंसी देयर इज द मेजरमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करना मिनिमम इनपुट के साथ या मिनिमम इनपुट के को यूज करना फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए आउटपुट फिक्स कर दी गई, उसके बेस पर आपने इनपुट को कम से कम यूज किया है। दैट मीन्स फिर हम कह सकते हैं हमने एफिशिएंटली अपने वर्क को परफॉर्म किया है। एग्जामिनिंग द एफिशिएंसी, इट कवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस। जो स्टोर्स, आइटम्स, इन्वेंट्री आप बाय कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बाइंग की जा रही है, रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर बीइंग ऑपरेटेड एफिशिएंटली एंड मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स कॉस्ट इफेक्टिवली। जो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स के दायरे में रहकर अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। सो एफिशिएंसी के अंदर हमारे एफर्ट्स आ जाते हैं मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करने की विद द मिनिमम इनपुट, या फिर एक डिजायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हम कम से कम इनपुट को यूज करें, या जो इनपुट यूज की गई है उसके बेस पर हम बेस्ट आउटपुट दें। नाउ इफेक्टिवनेस, ये बात करता है एक्चुअल रिजल्ट्स की। एफिशिएंसी है, आपने मेहनत की, उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, दैट इज एफिशिएंसी। बट इफेक्टिवनेस क्या है, क्या आप डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंडेड इंपैक्ट एंड द एक्चुअल इंपैक्ट। कि इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या थी, आप क्या रिजल्ट चाहते थे और एक्चुअल रिजल्ट क्या आया है। इफेक्टिवनेस के अंदर हम किन किन चीजों को कवर अप करते हैं। डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम अचीव अ डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट, टू assess the effectiveness of the program, determine whether the management has considered various alternatives to carry out the program at a lower cost, to assess the adequacy of management control systems, and to ensure compliance with various law and regulations. So this is the various aspect, या ये कहें these are the various elements of the performance audit. So performance audit के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की, एक्टिविटी की, फंक्शन की, या इवन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस maximum output from the minimum input, and the effectiveness whether the desired results are achieved or not. So this is about the various elements of the performance audit. Now इसके बाद next topic जो हमारा आ जाता है
एक है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड और दूसरा है प्लानिंग। पहले मैं आपके साथ फैक्टर्स कंसीडर कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार शायद 3 या 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट? फर्स्ट वन, सिग्निफिकेंस एंड नीड्स ऑफ पोटेंशियल यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कि जो हम इवैल्यूएशन करेंगे, हम इवैल्यूएशन के लिए हमारा बेस क्या हो, तो इसके लिए हम पहले से ही देखकर चले कि जो यूजर्स हैं इस ऑडिट रिपोर्ट के, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो हमारे से किस तरह की रिपोर्टिंग चाहते हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट हम अपने प्लान्स को डेवलप करेंगे। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम्स टू बी ऑडिटेड। वो तो जरूरी है कि जब आप प्लान्स बना रहे हैं तो प्लानिंग से पहले आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और अंडरस्टैंडिंग इज द पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे क्या रिस्क है, जिस एरिया में रिस्क ज्यादा होगा अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे उस एरिया के अंदर एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स को यूज करने की। व्हाट आर द वेरियस लीगल्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जिनका कंप्लायंस हमें इस ऑडिट के दौरान चेक करना हो। Compliance of law and regulation is a component of effectiveness audit. तो जो परफॉर्मेंस ऑडिट का एक एलिमेंट है इफेक्टिवनेस का, उसका एक एस्पेक्ट है टू एग्जामिन द कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। सो we should have understanding of various applicable legal and regulatory requirements जो एक एंटिटी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। What are the various kinds of the controls that are being exercised by the management? Identify the criteria needed to evaluate the matters which are subject to audit. Means criteria जिसके ऊपर हमें सब्जेक्ट मैटर को इवेलुएट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्लानिंग में। Identify significant findings and recommendations of previous audit. पिछले सालों की जो ऑडिट हुई वहां पर उन ऑडिटर्स की क्या फाइंडिंग्स थी, उन ऑडिटर्स ने क्या रिकमेंडेशंस दी थी, इसके बेसिस पर आप अपनी करंट पीरियड की ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, पोटेंशियल सोर्स ऑफ डाटा दैट कैन बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। मींस किस इंफॉर्मेशन को एज ए ऑडिट एविडेंस यूज किया जा सकता है, एंड जिन इंफॉर्मेशन को आप एज ए ऑडिट एविडेंस यूज करना चाहते हैं उस डाटा की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को एग्जामिन कैसे किया जाएगा। जैसे यदि आपको थोड़ा सा याद आए, एक ऐसे था 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जब हम एक डाटा के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते थे तो हम उस डाटा की वैलिडिटी, डाटा की रिलायबिलिटी, डाटा की कंपेरेबिलिटी को चेक करते थे। तो इन अ सिमिलर मैनर हम जिस सोर्स डाटा को एज ए ऑडिट एविडेंस यूज करना चाह रहे हैं उस डाटा की रिलायबिलिटी, उस डाटा की वैलिडिटी क्या है। कंसीडर, क्या वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट्स में बी यूज्ड सो एज टू अचीव द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। जो मेरी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए क्या मुझे अदर ऑडिटर के या एक्सपर्ट के काम की रिक्वायरमेंट होगी? यदि हां तो ये भी मेरी प्लानिंग का एक पार्ट रहेगा। आई नीड टू प्लान कि मैं कौन कौन से एरिया के अंदर किस एक्सटेंट तक अदर ऑडिटर एंड एक्सपर्ट्स के काम को यूज करूंगा, एंड हाउ आई नीड टू कोऑर्डिनेट द वर्क परफॉर्म्ड बाय द अदर ऑडिटर्स एंड द एक्सपर्ट्स। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज टू डू द ऑडिट। मुझे ऑडिट टीम को बनाना पड़ेगा। मेरी ऑडिट टीम के अंदर जो पर्सन्स मैं हायर करूंगा, जो पर्सन्स मैं जिन पर्सन्स को मैं काम असाइन करूंगा, दैट पर्सन्स मस्ट हैव द necessary capability to perform the duties that are being assigned to them, and how the audit plan is to be drafted into a audit program. And last point वही है preparing a written audit plan. So audit planning करते वक्त, परफॉर्मेंस ऑडिट की ऑडिट प्लानिंग करते वक्त आप देखें यहां पर एज सच कुछ नहीं है कि आपने बहुत अलग से कुछ पॉइंट दिए हैं। जो इन जनरल ऑडिट प्लानिंग के अंदर चीजें कवर होती हैं उन्हीं सब एस्पेक्ट्स को यहां पर भी कवर अप किया गया है।
फर्स्ट पॉइंट पे कि जो यूजर्स हैं उनकी नीड्स क्या है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द पोटेंशियल यूजर्स, एक अंडरस्टैंडिंग लेना अबाउट द प्रोग्राम्स जिनकी आप ऑडिट कर रहे हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कंट्रोल्स, क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर को इवेलुएट करना है, प्रीवियस ऑडिटर की सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस, potential source of data that can be used as audit evidence, whether the work of other auditor and experts can be used, providing sufficient staff and other resources to do the audit, and preparing a written audit plan. So these are the various factors that are to be considered by the auditor while planning the performance audit. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारा जो मेन एरिया है दैट इज ऑफ प्लानिंग, मींस स्टेप्स टू बी एक्सरसाइज्ड या स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द प्लानिंग। जो अभी हमने पढ़ा वो फैक्टर्स थे जिनको कंसीडर करना है, उन्हीं फैक्टर्स को एक एक करके एक पर्टिकुलर पॉइंट्स में लिख दिया जाए तो वो सारी हमारी प्लानिंग की स्टेज बन जाएगी। उस प्लानिंग स्टेज के अंदर अंडरस्टैंडिंग, क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर ऑडिटर, ऑडिट मैट्रिक्स, ऑडिट के क्वेश्चंस, वो सब चीजें यहां पर एक एक करके आएंगे। फर्स्ट वन, सबसे पहले बात आ गई, अंडरस्टैंड द एंटिटी और द प्रोग्राम जिसकी आप परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड द प्रोग्राम ऑफ विच इज द सब्जेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। डिफाइन द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, जैसे जो ऑडिट आप कर रहे हैं हर एक ऑडिट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोप्राइटरी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड आर नॉट वेस्टफुल। कंप्लायंस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर वेदर द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशंस आर बीइंग कंप्लाइड विद और नॉट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का अपना एक ऑब्जेक्टिव है टू असेस द एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ ए पब्लिक एंटिटी। परफॉर्मेंस ऑडिट का अपना एक ऑब्जेक्टिव है टू evaluate the overall performance of any entity or program or function। तो नाउ जब आप परफॉर्मेंस ऑडिट की बात कर रहे हैं तो इस परफॉर्मेंस ऑडिट का आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस ऑब्जेक्टिव को आपको डिफाइन करना है। और यहां पर नीचे मैंने ऑडिट ऑब्जेक्टिव का मीनिंग जो एज पर सीएजी का जो अपना ऑडिट मैनुअल है उसके अंदर जो इसको डिफाइन किया गया है वो मैंने यहां पर लिखा है। These are the basic audit questions जिनका परफॉर्मेंस ऑडिटर्स को आंसर देना है, मींस जिनके ऊपर उसको अपनी रिपोर्ट बनानी है। आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर ऑडिटर को प्लान करना है कि मुझे अपनी ऑडिट में प्रोग्राम के, किसी फंक्शन के, किसी एक्टिविटी के या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से कंपोनेंट को इंक्लूड करके चलना है। देयर आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑडिट क्राइटेरिया, मुझे अपनी ऑडिट में इन चीजों को एग्जामिन करना है, इवैल्यूएट करना है, लेकिन इवैल्यूएशन का बेंचमार्क क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा जिसके अगेंस्ट मुझे सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करना है, that is termed as the audit criteria. So this is the audit criteria. Criteria are the standards that are used to determine whether a program meet or exceeds the expectations. So these are the standards against which the subject matter is to be evaluated. So what are the sources for obtaining the audit criteria? Procedure manuals, कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजरल एक्टिविटी ऐसे चलती है तो मुझे चेक करना है हाँ एक्चुअल में ऐसे चलती है या नहीं चलती। द वेरियस पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, डायरेक्टिव्स, गाइडलाइंस, क्या इनका कंप्लायंस हुआ है, नहीं हुआ।
criteria used by the same entity or other entities which are carrying the similar activities, independent expert opinion and know-how. So these are the various sources जिनके थ्रू आप अपने क्राइटेरिया को डिटरमिन कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको अपने ऑडिट वर्क को परफॉर्म करना है, सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करना है। देयर आफ्टर जब आपने ऑडिट क्राइटेरिया डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद बात आ जाती है ऑडिट अप्रोच की। एक परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर 3 तरह से आप अपनी ऑडिट को अप्रोच कर सकते हैं। एक अप्रोच है सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच, जहां पर आप मैनेजमेंट के द्वारा इन जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट किए गए हैं, उन सिस्टम की इफेक्टिवनेस को, उन सिस्टम्स की एग्जिस्टेंस को, उन सिस्टम्स की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं, जिसके बेस पर आप अपने रिजल्ट्स एक्यूमुलेट करते हैं। दूसरा है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। आप सिस्टम पर काम नहीं कर रहे, आप चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ, आप उस चीज को माइंड में रखकर काम कर रहे हैं। थर्ड वन प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच में व्हाट आर द वेरियस कॉजेज जो एक हिंड्रेंस का काम करते हैं, एक प्रॉब्लम का काम करते हैं इन अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे जो कॉजेज हैं, उन कॉजेज के ऊपर मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया, कैसे मैनेजमेंट ने उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, उसके बेसिस पर हम अपनी वर्किंग को करते हैं। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है 4 नंबर का, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ ऑडिट अप्रोच दैट कैन बी यूज्ड इन प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट जनरली फॉलो one of the 3 approach in examining the performance of the audited entity. System oriented approach, it examines the proper functioning of management systems, especially financial management systems. So जो एग्जामिनेशन है वो किसकी है, मैनेजमेंट सिस्टम्स के फंक्शंस की एग्जामिनेशंस। नंबर 2 रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू असेस whether the outcome objectives have been achieved as intended or whether the programs or services are operating as intended. हम रिजल्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं whether the desired results are being achieved or not. So outcome objectives are achieved as intended and programs are operating as intended. Third one, problem oriented approach. It examines, verify and analyzes the causes of particular problems or the deviations from the criteria. So परफॉर्मेंस ऑडिटर अपनी प्लानिंग करते वक्त किसी भी अप्रोच को यूज कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर अप्रोच को यूज किया जा सकता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन अप्रोच को भी यूज कर सकता है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटीज या एक्टिविटीज के डिफरेंट कंपोनेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए डिफरेंट अप्रोच में बी यूज्ड। नाउ वंस ऑडिट अप्रोच इज डिसाइडेड, अब देखो आपने अपना ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, स्कोप ऑफ ऑडिट डिटरमाइन कर लिया, ऑडिट क्राइटेरिया डिटरमाइन कर लिया, ऑडिट अप्रोच डिसाइड कर ली। नाउ फाइनली अब आपने अपने ऑडिट के क्वेश्चंस को डेवलप किया जो आपको, जिनके आंसर्स आपको चाहिए। देयर आफ्टर ऑडिट टीम, जो आपके मेंबर्स होंगे जो इस काम को करेंगे, चेक करिए वेदर द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम पोजेस द नेसेसरी स्किल्स एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड, क्या हम आउटसाइड एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं, एंड वेदर देयर इज ए रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन आउटसाइड एक्सपर्टीज। देन डिजाइन ऑडिट, देन ऑडिट मैट्रिक्स नीड्स टू बी डिजाइन, मींस इस एक्टिविटी को करना है, ये हमारा क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट मुझे इसको इवैल्यूएट करना है, ये मेरे क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स मुझे चाहिए, और इस काम को ये पर्सन करेगा। सो जब आप ऑडिट मैट्रिक्स को डिजाइन कर रहे हैं
तो उसमें हर एक पर्टिकुलर आइटम का ऑडिट ऑब्जेक्टिव, उसके अगेंस्ट आप क्या चेक करने वाले हैं, उसको किस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आपने चेक करना है, चेक करने की आपकी अप्रोच क्या रहेगी, और कौन कौन से क्वेश्चंस के पर्टिकुलर आंसर्स आपको चाहिए, और आपकी टीम का कौन सा मेंबर इस एक्टिविटी को करेगा। इस तरीके से आपने ऑडिट मैट्रिक्स को डिजाइन किया एंड देन एस्टैब्लिश टाइम टेबल, कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है ऑडिट को, एंड देन इंटीमेट द क्लाइंट, हमारा प्लान तैयार हो चुका है एंड वी आर कमिंग टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटी और द program. So, this is about the types of PSU audit and performance audit. With this, जो हमारे रिवीजन लेक्चर्स थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं, और जो क्लासेस आप लोगों ने देखी हैं इसमें कोशिश मैंने की है कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल जितना भी रेलिवेंट पार्ट है मैं उसको कंप्लीट कर लूं। तो अब आपको इन रिवीजन सेशंस के बाद जो मेन काम करना है, रिवीजन जो आपकी सेल्फ स्टडी बेस्ड हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप थ्योरेटिकल टॉपिक को रिवाइज करेंगे, जितना आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हो सके तो रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखो एग्जाम में जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत एप्रोप्रिएट तरीके से बन जाती है। आप पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को देते हैं, लॉ की रिक्वायरमेंट्स को लिखते हैं, देयर आफ्टर फिर आप उस चीजों को रिलेट करते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस के फैक्ट्स क्या थे, और फिर इन सारी चीजों को कंक्लूजन की फॉर्म में देते हैं कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी में आपके हिसाब से क्या चीजें होनी चाहिए। तो जहां तक केस स्टडी की बात आ जाती है तो वो केस स्टडीज के आप अप्रोप्रिएट आंसर दे पाते हैं, उनकी एक प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट है। बट जब एक डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि जैसे जो हमने ये लास्ट के 4-5 चैप्टर पढ़े हैं, बैंक ऑडिट का है, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, पीयर रिव्यू, और ये एनबीएफसी, पीएसयू ऑडिट, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा फ्रेम होते हैं। तो इनको जितना आप बार बार सेल्फ स्टडी करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतने बेटर चांसेस हैं कि आप इन क्वेश्चंस के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और इसके अलावा जो ये टॉपिक्स हैं इनमें कुछ अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम आती रहती हैं, और अमेंडमेंट्स के लिए आप जो हमारी वेबसाइट है altclasses.in, उसके नॉलेज पोर्टल के ऊपर मैं अटेम्प्ट वाइज अमेंडमेंट्स को इन द मिड ऑफ मार्च एंड इन द मिड ऑफ सितंबर अपलोड करता हूं। तो आप अपने अटेम्प्ट के हिसाब से, यदि आपका अटेम्प्ट मई 21 में है तो मिड ऑफ मार्च में एक बार आपको वो अमेंडमेंट जरूर देखनी है। यदि आपका अटेम्प्ट नवंबर 21 में है तो आपको फिर अमेंडमेंट मार्च की एंड उसके बाद जब सितंबर की आएगी, सितंबर की अमेंडमेंट्स वो देखनी होगी। तो अपने आप को अपडेट रखिएगा कि जो क्लासेस आपने की हैं इनके अंदर क्या कोई चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस आपको अमेंडमेंट्स के थ्रू अवेलेबल होंगे। और इसके साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ALT क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं रेगुलर बेसिस पर न्यू चार्ट्स, न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूं, जो डेफिनेटली आपको इस सब्जेक्ट की फर्दर रिवीजन में और अपडेशन में हेल्प करेगा। राइट? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।